Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Myself Dr. A. Zahra, and today I am here with another topic of cell, and today we are going to deal with cell organelles, and in that we are going to deal with double membrane structures. और ये double membrane structure में आज हम पढ़ेंगे mitochondria. So today we will study about mitochondria, its structure and functions. So let us start students. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. कैन सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म देयर फंक्शन आउटसाइड द सेल? एंड सेकेंड, व्हाट आर माइटोराइबोसोम्स एंड साइटोराइबोसोम्स? तो बच्चों यहां पर हम इन दो क्वेश्चंस के साथ अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पुट अप किया है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ आपको इसका जवाब भी मिलेगा. सो यू आर सपोज टू वॉच द लेक्चर टिल एंड. And students, one more thing, I am on Unacademy. I have shared the link of Unacademy. This chapter, if you want to study this chapter in details, kindly go to the link and get yourself subscribed over there so that you can watch my lectures on Unacademy. तो इन सवालों के जवाब के लिए आपको पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, और ये बेसिक सवाल के साथ साथ ये अहम सवाल भी हैं जो आप बहुत आराम से ही लेक्चर सुनने के बाद सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू सेल ऑर्गेनेलीज. इससे पहले मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर्स को कवर किया हुआ है, उनके ट्रांसपोर्टेशन को लेके कवर किया हुआ है लेक्चर्स. आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन गो एंड स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन गेट द लिंक ओवर देयर. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. जैसे आपने पढ़ा ये सेल है, और सेल की आउटर कवरिंग जो आउटर बाउंड्री एनवेलप जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके साथ साथ आप बायो मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल के अंदर बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो उसको आप कहते हैं बायो मेम्ब्रेन्स. हमने ये इस पोर्शन को स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. अब हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सेल ऑर्गेनेलीज में आते हैं. तो सेल ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनॉइड्स. इनको दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनॉइड्स. और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, और एक डेफिनेट फंक्शन के लिए बना होता है. हर सेल ऑर्गेनेलीज का बच्चों अपने आप में एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे के साथ. उनका फंक्शन अपने फंक्शन के हिसाब से ही उनका फॉर्म्स होता है और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. जिस तरह का वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर होता है डिजाइंड, और उस तरह का उसमें कॉम्पोजिशन, केमिकली वो कॉम्पोजिशन उनका स्पेसिफिक होता है. तो जनरली दो तरह के आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनेलीज हैं, एक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक और एक साइटोप्लाज्मिक. तो बेसिकली हम यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को डील करेंगे. एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक यानी सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो डूबा हुआ या जो उसके साथ एसोसिएटेड है स्ट्रक्चर्स, उसको आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं. एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक वो होता है जो कि साइटोप्लाज्म में वो शुमार नहीं होता, साइटोप्लाज्म में के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, और वो है यहाँ पे न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस को हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमें केवल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं. और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजेला. ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे आज इस टॉपिक में हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लास्टिड को कवर करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं. तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को हम पहले कवर करेंगे. ओके. अब यहाँ पे जब हम सेल ऑर्गेनेलीज की तरफ आते हैं, तो दीज ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन एक्वस, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, स्ट्रक्चरलेस ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको आप साइटोसोल कहते हैं. जो साइटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये उसके साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे अब जब हमारा जो कंसर्न टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को जब आप स्टडी करते हो तो जब इस टर्म को आप तोड़ते हो तो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड,
क्या होता है? थ्रेड होता है, और कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन होता है। तो बच्चों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जब ऑब्जर्व हुआ था लाइट माइक्रोस्कोप में, तो लाइट माइक्रोस्कोप में ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स अपीयर हुए थे। इसकी डिटेल्ड स्टडी जो हुई थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हुई थी। इसके स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगर स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इनकी स्टडी हुई थी। तो यहाँ पे पहली बार जब इसको डिस्कवर जिसने किया था वो थे कोलिकर इन द ईयर 1880, और आइसोलेटेड फॉर्म इन्होंने किससे आइसोलेट किया था? इंसेक्ट मसल सेल्स से। और इसको टर्म जो दिया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था वो जो कॉइन किया था वो था बेंडा। इन 1898 बेंडा कॉइन्ड द नेम और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। और डिस्कवर किसने किया था? कोलिकर ने इन 1880। लेकिन नाम किसने दिया था? नाम दिया था बेंडा ने। और इसको एक रिकॉग्निशन मिला है, यानी इसको रिकॉग्नाइज किया किसने? हुगे बूम ने एंड उनके को वर्कर्स ने 1948 में, कि ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी रेस्पिरेशन का मुख्य रीजन जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको रिकॉग्नाइज, इसको पहचाना को मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, इसका क्या रोल है, इसको हुगे बूम ने एंड को वर्कर्स के साथ ये इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि दीज आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉन्ड्रियोसोम्स। और ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल तो हैं, उनका साइज और स्टेनेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन इनका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल है केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जो आप अभी आगे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के बेस पे है। आप एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में केवल उसकी साइज और उसके स्टेन, किस तरह का स्टेन वो लेता है, और स्टेन विजिबल हो जाता है, स्टेन की वजह से कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, उसकी वजह से आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में केवल विजिबल कर सकते, विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बट डिटेल स्ट्रक्चर जब आपको स्टडी करना है तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसकी डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी की गई। और ये लार्ज सेल ऑर्गेनेली हैं जो एरोबिक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, लार्ज सेल इन एनिमल, लार्ज सेल ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज सेल ऑर्गेनेली जो है वो आपके क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, एब्सेंट है ये एनएरोबिक प्रोटोजोएंस में, वो प्रोटोजोएंस जिनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। नेचुरल है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इट हैपन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। और आपको पता है कि ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, और साइट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे एनएरोबिकली प्रोटोजोएंस रिस्पायर करते हैं, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती है और ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और एक जगह है जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, वो है मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव होते हैं, और जिसमें आप ये रेस्पिरेशन के ही प्रोसेस में आता है। तो ये सेंटर्स ऑफ क्रेब्स साइकिल हैं एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज ऑफ रिएक्शंस है बच्चों, ठीक है ना। और सीरीज ऑफ रिएक्शन में ये रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। क्रेब्स साइकिल को आप TCA साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इतना जान लो कि ये इनके सेंटर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ये सारे साइकिल्स होते हैं। ओके, मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया गया है एंड दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी जो सेल के पास रिलीज होती है, सेल को मिलती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। दैट्स वाई दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया अगेन इनको सेंटर्स, अब ये पता चल गया बच्चों की कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इसको किंग्सबरी इन 1912 में उन्होंने इसको बोला सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।
तो ये एक सेंटर था जहाँ की एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके एटीपी रिलीज कर रहा था। और ये कहाँ हो रहा था? ये सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और सेंटर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और इस चीज को बताया था किंग्सबरी ने। अब बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है, जिसको आप साइक्लोसिस कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है बच्चों, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को आप साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म में होता है, इस मूवमेंट के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया भी ये साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से इस तरह के मूवमेंट में होता है, और प्लस ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं सबसे एक्टिव रीजन में, यानी कि वो रीजन सेल का जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नंबरों में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है? मसल सेल्स में, स्पर्म्स में, इंटेस्टाइनल सेल, एपिथेलियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, या तो फिर प्लांट में जो रूट टिप्स होती हैं, ग्रोइंग रूट टिप्स, उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्टिव जोन्स हैं, एक्टिव रीजन्स हैं, जहां की माइटोकॉन्ड्रिया का मूवमेंट या माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस ज्यादा नंबरों में होता है। ग्रीन प्लांट सेल्स है फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको दिमाग में रख लो। ग्रीन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो कम होता है। किससे कम होता है? नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है टू फॉर्म एटीपी। ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट्स में एक और चीज प्रेजेंट होती है, आपको पता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से एटीपी वहां भी फॉर्म होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है वहां पे। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ रोल क्लोरोप्लास्ट प्ले कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीन प्लांट्स में, नॉन ग्रीन प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उसके कंपैरिजन में फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया ही होते हैं ग्रीन प्लांट सेल्स में। क्लियर? और इनका लोकेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ऐसी जगह पे होता है जहां ये क्विकली एटीपी दे सकें सेल एक्टिविटी के लिए। जो भी सेल में ऐसे जगह पे इनका लोकेशन होता है जहां की ये एटीपी ज़्यादा जल्दी से डिलीवर कर सकें, ताकि एक्टिविटीज़ रुके नहीं, उसको एनर्जी का फ्लो या एनर्जी की सप्लाई रेगुलर मैनर से मिलती रहे। और ये इनका एक स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो ये एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है, दिस शेप है, इस तरह का सॉसेज शेप होता है। ठीक, कभी कभी सिलेंड्रिकल भी होता है, जिसका डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर आप मान सकते हैं, और इसका लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ पे ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई सपोज द थिंग्स आर क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ये 4 कंपोनेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, या 4 स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला है मेम्ब्रेन, और क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो इसमें 2 मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन एक जो बाहर होता है और एक उसके अंदर होता है, तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। दूसरा एलिमेंट इसमें या कंपोनेंट बोल सकते हैं वो है क्रिस्टी, तीसरा है ऑक्सीजोम्स, और चौथा है मैट्रिक्स। तो ये 4 चीजों का बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देख लो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बाहरी जो स्ट्रक्चर है, ये आउटर एनवेलप हो गया, और ये जो अंदर में चीजें, ये इस तरह से जो फोल्ड्स गए हुए हैं, ये फोल्ड्स, ये हो गया इनर। ठीक है ना, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो अब यहाँ पे ये मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गया, तो आपको अब पता चल गया ये आउटर और ये इनर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि क्रिस्टी, ये क्रिस्टी क्या चीज है? क्रिस्टी यानी जो इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड हुआ है जगह जगह से, आप देखिए इस तरह से फोल्डिंग्स हैं। तो ये जो अंदर की तरफ इनका जो मूवमेंट है, जो ये फोल्डेड है, उसको आप कहते हैं क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। तो ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स को आप क्रिस्टी कहते हैं।
और इसके ऊपर जो ये रेड मटेरियल आप देख रहे हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि आप कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ये ऑक्सीजोम्स होते हैं और यही मेन साइट होते हैं रेस्पिरेशन के। इसको आप F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर रीजन में ये इस पर्टिकुलर रीजन में ये मैट्रिक्स एक होता है, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते हैं मैट्रिक्स। इसको बेसिकली एंडोप्लाज्मिक इसको आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? तो ये 4 कंपोनेंट्स हम डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए कि क्या होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है क्रिस्टी। हम क्रिस्टी को ध्यान से देखते हैं कि क्रिस्टी में क्या हो रहा है। क्रिस्टी क्या चीज है एक्चुअली में? तो क्रिस्टी क्या है? ये एक एक्सटेंड इनवर्ड to varying degrees and may fuse with those from opposite side dividing mitochondria into compartments। क्रिस्टी क्या है? ये एक्सटेंशन है किसका? इनर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है इनवर्ड, और ये वेरिंग डिग्री पर, ऐसे नहीं है जैसे अब आप ये देख लो, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इनर मेम्ब्रेन इस तरह, इनर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होगा वो इस तरह से एक्सटेंशन हो रहा है, कहीं पे रेगुलर, कहीं पे इरेगुलर, कहीं पे जिगजैग, इस तरह के एक्सटेंशन। ये देखिए इस तरह का एक्सटेंशन होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है और इनवर्ड फोल्डिंग होता है। तो ये जो फोल्डिंग बन रहा है, इस फोल्डिंग को आप क्रिस्टी कहते हैं। तो ये वेरिंग डिग्री पे ये होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरह का। आप देखो कहीं पे भी माइटोकॉन्ड्रिया में सेम एक जैसा आपको फोल्डिंग नहीं नजर आएगा, ये वेरिंग डिग्री पे फोल्ड होते हैं। देखिए कुछ इस डिग्री पे फोल्ड हुआ है, कुछ इतना फोल्ड हुआ है, तो यहाँ पे वेरिंग डिग्रीज पे इनका फोल्डिंग होता है। तो वेरिंग डिग्रीज पे फोल्ड होता है। कई बार ये इस तरह का जो फोल्डिंग हो रहा है, सपोज ये यहाँ पे क्रिस्टी आया इस तरह से, तो ये फोल्डिंग जो आता है कई बार ये इतना ज्यादा फोल्ड हो जाता है कि ये अपोजिट वाले के साथ मिलके एक जो है डिवाइड कर देता है पूरे कंपार्टमेंट को। ये देखिए ये पूरे कंपार्टमेंट को, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो ये पूरे कंपार्टमेंट को ये अंदर के डिवाइड कर दिया है इसने। तो ये फोल्डिंग्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कंपार्टमेंट्स बनाता है। ये सिंपल भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, या फिर जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग में कैसे होगा बच्चों? ये इस तरह का ब्रांच्ड फोल्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए ब्रांचिंग फोल्डिंग हो गई। सिंपल हो गया तो ये इस तरह का सिंपल हो गया। जिगजैग है तो ये जिगजैग के फॉर्म में ये होता है। तो इस तरह की फोल्डिंग्स जो हैं होती हैं। और ये क्रिस्टी क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि ये सरफेस एरिया, अंदर का जो सरफेस एरिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया का वो बढ़ा सके। द क्रिस्टी इंक्रीजेस द इनर सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू होल्ड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। तो क्यों, क्या जरूरत है सरफेस एरिया को बढ़ाने की? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इसके सरफेस के ऊपर एंजाइम्स को होल्ड करने की कैपेसिटी ये होती है। तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स को ये अपने पास रख सके, होल्ड कर सके, इसलिए सरफेस एरिया जो है वो बढ़ी होती है। और ये कैसे बढ़ता है? बाय मीन्स ऑफ क्रिस्टी। क्लियर? अब दूसरी चीज जो आप इसमें देखेंगे बच्चों, वो दूसरी चीज जो है वो ऑक्सीजोम्स है। ठीक है, दूसरी चीज आप ऑक्सीजोम्स को देखिए। ऑक्सीजोम्स ये तीसरा कंपोनेंट है, और इसमें जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा, इस तरह का ये लॉलीपॉप नुमा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में इसमें एक बेस होता है और एक हेड होता है। ठीक है ना? तो ऑक्सीजोम्स को देखेंगे तो दे आर लॉलीपॉप शेप्ड 8.5 नैनोमीटर वाइड पार्टिकल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। उनको आप एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं या इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट भी कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये अगर मेम्ब्रेन अंदर का है तो ये यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना? तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है। तो इसको आप क्या क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट, या फिर आप इसको ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये 3 रीजन्स में बना होता है। एक राउंड हेड पीस होता है जिसको आप F1 पार्टिकल कहते हैं, एक शॉर्ट स्टॉक होता है, और एक बेस पीस होता है जिसको F0 पार्टिकल कहते हैं। तो F0 को F1 से जोड़ता है स्टॉक, शॉर्ट स्टॉक। ठीक है,
और ऑक्सीजोम को इसीलिए आप F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और ये कंसर्न्ड होता है विद एटीपी फॉर्मेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो इन्हीं ऑक्सीजोम्स में बन रहा है। और ये लोकेशन इनका कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 10 लाख ऑक्सीजोम्स जो हैं एक माइटोकॉन्ड्रियन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजोम्स का है। अभी हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं इसका। तो बच्चों ये यहाँ पे हम अब ऑक्सीजोम्स का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं और ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको इस पर्टिकुलर फिगर में नजर आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है आपका ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस वन इज योर इनर मेम्ब्रेन, और ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक। और ये इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है, उसको आप कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर आउटर चैम्बर। ये बाहर का चैम्बर है, ये चीज जो है ये बाहर के चैम्बर है, ठीक है। और जो आप अंदर में देख रहे होते हैं, ये चीज आप देख लीजिए जो अंदर में है। लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे आप ये जो अंदर का जो स्पेस है, ये यानी कि इनर मेम्ब्रेन ही अंदर धंसा हुआ है, तो ये इनर मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो गैप है, जो बीच में जो स्पेस है, उसको कहते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस कहते हैं, और ये आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर का मैटर होता है और इसको आप इनर चेम्बर कहते हैं, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर चीज जो है ये आपके इनर चेम्बर में आ जाती है। ये पर्टिकुलर चीज में ये क्रिस्टी अंदर घुसा हुआ है और ये इंटर क्रिस्टल स्पेस है, ये दो क्रिस्टी के बीच की स्पेस है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर है, ये क्योंकि अब आप ये इसको जब आप एक्सटेंड करते हो तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इनर स्पेस है, तो इनर चेम्बर इसको आप कहेंगे, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस या फिर क्रेब्स साइकिल में हेल्प करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह कंपार्टमेंट में, चेम्बर में ये क्रिस्टी डिवाइड करता है। अब बच्चों जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इनर चेम्बर के में भी आप देखिए कि बेस में ये प्रेजेंट होते हैं ये पार्टिकल्स, जिसको अभी आपने पढ़ा कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, या फिर इसको आप ऑक्सीजोम्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजोम्स को जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हेड है, जो हेड है वो 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट का है। फिर एक बीच का स्टॉक है जो कि 33 यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट का है, और ये बेस है। इस बेस में आप लेंथ और विड्थ देख लीजिए, 45 एंगस्ट्रॉम यूनिट और 115 एंगस्ट्रॉम यूनिट का ये बेस है। तो इस तरह से ये हेड का ये स्टॉक, और स्टॉक जो है ये बेस के साथ अटैच्ड होता है, तो इसको F1 या हेड कहेंगे, इसको F0 कहेंगे, इसीलिए इसको मिला के आप कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। और ये मेन यूनिट जो है क्रिस्टी, ये मेन यूनिट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पे रेस्पिरेशन होता है यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो तो आपको समझ में आ गया। लास्ट पार्ट जो होता है मैट्रिक्स होता है, और क्या है, स्पेस बिटवीन क्रिस्टी इज कॉल्ड इनर चेम्बर which is filled with fluid called mitochondrial matrix। उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में जैसे साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है, ये आपने जो देखा इस तरह का आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इनर चैम्बर है, और ये जो है इसका ये आउटर चैम्बर है, तो आउटर मेम्ब्रेन है। ये बीच में जो बीच में लिक्विड या जो आप मैट्रिक्स समझ सकते हैं, फ्लूइड जो कहते हैं, उस फ्लूइड को आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है लिपिड, प्रोटीन, राइबोसोम्स, आरएनए, और इसमें 1 या 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ आयंस, क्रिस्टल्स एंड ग्रैन्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो 2 डीएनए की कहानी है, ये 2 डीएनए या 1 डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है ना। तो ये डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स जो हैं, ये किसकी मशीनरी हैं? ये मशीनरी जो है रेप्लिकेशन की है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो रेप्लिकेशन यानी अपने ही जैसे को डेवलप करना, अपने आप को रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों ये माना जाता है
कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोई अलग से कोई प्रोकैरियोटिक सेल होगा जो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में ये कोई एक बड़े सेल के अंदर इसने सिम्बायोटिकली अपने आप को एसोसिएट कर लिया होगा और फिर जाके वो धीरे धीरे वो इस सेल का पार्ट बन गया, यूकैरियोटिक सेल का। इसीलिए बच्चों सेल के अंदर की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट को या कोई भी कंपोनेंट को आप बाहर अलग से निकाल के नहीं रख सकते, लेकिन केवल 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप अलग से बाहर निकाल के रख सकते हो। वो कौन से 3 स्ट्रक्चर्स हैं? वो अपने आप वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। वो है न्यूक्लियस, बिकॉज इट होल्ड्स डीएनए, इट हैज डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर जिनको कि ये सेल से बाहर सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स हैं और वो मशीनरी है, राइबोसोम, आरएनए एंड डीएनए। लेकिन आप अगर दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेलिस को देखेंगे तो इसमें ये चीजें प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए सेल के बाहर अगर उनको रखा जाए तो उनको सेल के अंदर का एनवायरनमेंट बाहर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव करेंगे, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। ये है उस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कि जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रेजेंट है बच्चों, वो राइबोसोम 70S है, स्वेडबर्ग यूनिट है, उनका साइज है ये, लेकिन इनको आप कहते हैं माइटोराइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं उनको माइटोराइबोसोम्स कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप कहते हैं साइटोराइबोसोम्स। वो 80S के होते हैं, ठीक है। तो ये साइज है राइबोसोम्स की, ये अंतर है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में है माइटोराइबोसोम्स, जो साइटोप्लाज्म में उनको साइटोराइबोसोम्स, इनके साइज का ये फर्क है। डीएनए मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो सर्कुलर होता है, शॉर्ट होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये जरूर कोई प्रीवियस इवोल्यूशन में ये प्रोकैरियोटिक सेल जो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहा होगा बड़े सेल में, और इसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ आयंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स को फंक्शनिंग करने के लिए। आपने इनर मेम्ब्रेन में देखा है ना कि वहां पे एंजाइम्स का प्रेजेंस होता है, तो इस एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो द थिंग्स आर क्लियर नाउ कि माइटोकॉन्ड्रिया के चारों कंपोनेंट्स आपको क्लियर होंगे। अब आते हैं हम फंक्शंस की तरफ। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप पहले ही जानते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे कन्वर्जन होता है और इस कन्वर्जन में ऑक्सीजन का यूज होता है, और ऑक्सीजन को यूज करके जो है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, और ये एटीपी जो है वो अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज में यूज होती है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसका मेन साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पावर हाउसेस कहलाते हैं, अगेन विद द सेम रीजन कि यहाँ पे पावर जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, थर्मोजेनेसिस, यानी कि कुछ टिश्यूज जो बॉडी के अंदर होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? लीकी मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें पोर्स होते हैं। तो ये लीकी मेम्ब्रेन की वजह से एटीपी सिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, एंड एनर्जी जनरेटेड एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस हीट। तो यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो एटीपी ना बन के वो क्या होती है, वहां पे हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मेजर रोल प्ले करता है। लास्ट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के साथ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वैसी प्लास्टिड, ये लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, ये 2 ऑर्गेनेलिस डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं ट्रेट्स फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, इसीलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस में भी इसका फंक्शन देखा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, इफ यू हैव got the main gist, so you like it, share and subscribe. Also don't forget to subscribe Zahra's Classes Hindi for your Hindi lessons,
and don't forget to press the bell icon. Follow me on Unacademy from Monday to Saturday at 2 p.m. live. I am there. So for getting the entire detail of this topic, you log on to Unacademy and you subscribe and follow me there. Thank you, students.